हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व किया था और मैंने आपको बच्चों बताया था कि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। अब आज मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 22 तक के सारे क्वेश्चन करूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन मैं करूंगा और एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 16 के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा बड़ा है। अगर क्वेश्चन नंबर 15 में फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों केवल मैं हिंट दे रहा हूं, इसमें मैट्रिक्स ए दिया है और इसमें बोला गया है कि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकालिए, जहां पर i यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो मैट्रिक्स ए दिया है तो आपको यहां पर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू ए करेंगे, ए स्क्वायर निकल आएगा। फिर ए मैट्रिक्स जो गिवन है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और यहां पर i यूनिट मैट्रिक्स है तो 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लीजिएगा, उसमें 6 का मल्टीप्लाई करिएगा। फिर ए स्क्वायर और माइनस 5a प्लस 6i को ऐड कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 16 करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इफ मैट्रिक्स ए ये गिवन है और हमें प्रूव करना है a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी है, मतलब ये मैट्रिक्स जो है नल मैट्रिक्स आएगा। कैसे करेंगे, इस जिसको प्रूव करना है उसमें हमें यूनिट मैट्रिक्स की जरूरत है। तो यहां पर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का दिया है तो हमें यूनिट मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का लेना होगा। अगर यहां मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का दिया है तो हम मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स लेंगे। अब ए मैट्रिक्स यहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हमें ए स्क्वायर की यहां जरूरत है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से यहां पर ए क्यूब की जरूरत है तो हम ए क्यूब फाइंड कर लेंगे और फिर इसके बाद जोड़ घटाएंगे, करते हैं, देखिएगा समझ में आएंगी बातें। चलिए पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर का मीनिंग है ए इंटू ए। अब मैट्रिक्स ए ऑलरेडी गिवन है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये ए मैट्रिक्स गिवन है और फिर a इंटू ए ही ए स्क्वायर होगा तो 1 0 2 0 2 1 2 0 3। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अपन पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की वीडियो नहीं देखे हैं वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की वीडियो देख लें और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल में आए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तब तक आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं तो आपको क्रम से पढ़ना है। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखें तब जाकर के न्यूमेरिकल में आए, अदरवाइज आपको डाउटफुल कंडीशन बनी रहेगी। चलिए आगे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है। पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम 3 है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में रो 3 है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 100% होगा। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, पहले वाले मैट्रिक्स के रो ये और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, मतलब 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम कर देते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। अब हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां पर अब हम थोड़ा सीधे लिखेंगे, है ना। तो 1 इंटू 1 हुआ प्लस 0 इंटू 0 हुआ प्लस 2 इंटू 2 4 हुआ। अभी पिछली क्लास में मैं पूरा लिखता था 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। अब अपन वहां तक पहुंच गए हैं कि अपन ये स्टेप सीधे लिख सकते हैं। फिर यहां वाला एलिमेंट क्या आएगा, फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स का और इसका सेकंड कॉलम। तो 1 इंटू 0
जीरो हुआ, 1 इंटू जीरो जीरो, प्लस 0 इंटू 2 जीरो, प्लस 2 इंटू जीरो जीरो। फिर फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स का और इसका थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 हुआ, फिर 0 इंटू 1 0 हुआ, फिर 2 इंटू 3 6 हुआ। अब ये एलिमेंट लिखना है, तो ये एलिमेंट कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 1 0 हुआ, प्लस 2 इंटू 0 0 हुआ, फिर 1 इंटू 2 2 हुआ, फिर सेकेंड रो इसका और इसका सेकेंड कॉलम, तो 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, फिर 1 इंटू 0 0, फिर सेकेंड रो इसका थर्ड कॉलम, तो 0 इंटू 2 कितना बच्चों? 0, फिर 2 इंटू 1 कितना बच्चों? 2, फिर 1 इंटू 3 कितना? 3। सावधानी बरतनी, और जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधानी हटवाइए, दुर्घटना घटवाइए। एक भी जगह गलत होना चाहिए, और अगर एक भी जगह गलत हुआ तो ये मान लीजिए कि आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो ध्यान से समझदारी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर ये एलिमेंट कैसे? रो इस मैट्रिक्स का और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 0 इंटू 0, 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 1 कितना हुआ बच्चों? 2, फिर 0 इंटू 0 0, फिर 3 इंटू 2 6, फिर इसका थर्ड रो और इसका सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 3 इंटू 0 0, तो तीनों जगह से हमें 0 मिलेगा। फिर इस मैट्रिक्स का थर्ड रो और इस मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 2 4, फिर 0 इंटू 1 0, फिर 3 इंटू 3 9, तो 4 मिलेगा, 0 मिलेगा, 9 मिलेगा, 4 प्लस 0 प्लस 9, तो 4 प्लस 0 प्लस 9, तो ये कुल मिलाकर के सॉल्व करिए, कितना आएगा? ए स्क्वायर निकल करके आएगा 1 प्लस 4 5 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर 8 हुआ, 5 0 8, फिर 2 4 5, 2 4 5, फिर 8 0 13, 8 0 13। ये ए स्क्वायर मिल गया, जिसकी जरूरत फ्यूचर में पड़ेगी। फ्यूचर का मतलब आज ही और इसी क्वेश्चन में। अब ए स्क्वायर मिल गया, एक क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आज हम लोगों को मालूम होता है। अब हम निकालते हैं ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए क्यूब का मीनिंग है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए। अभी ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम निकाल चुके हैं। ए स्क्वायर कितना आया बच्चों? 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ए स्क्वायर ये निकला है। इंटू ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितना? 1 0 2 0 2 1, फिर 2 0 3। यहां पर आप ए स्क्वायर इंटू ए भी लिख सकते हैं और ए इंटू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। अब इनका भी मल्टीप्लाई हम करते हैं जैसे ऊपर किए हैं। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ये है और ये भी 3 क्रॉस 3 का है। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो इक्वल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब ये मिलेगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मिलेगा। अब इस वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, इस वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो ये होगा कितना? 5 इंटू 1 5, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16, तो 5 प्लस 0 प्लस 16, 5 प्लस 0 प्लस 16। फिर इसका फर्स्ट रो लीजिए और इसका सेकंड कॉलम लीजिए, तो 0 0 0, तो 0 प्लस 0 आएगा। फिर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लीजिए और सेकंड वाले मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम लीजिए, तो 5 इंटू 2 10 0 और 8 इंटू 3 24, तो 10 0 24 आया, 10 0 24। फिर सेकंड रो इसका और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 0 और 10, 2 प्लस 0 प्लस 10,
फिर इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम, तो 0 8 0 0 8 0 0 प्लस 8 प्लस 0। फिर इसका सेकेंड रो और इसका थर्ड कॉलम, तो 4 प्लस 4 प्लस 15 4 प्लस 4 प्लस 15। अब 8 0 26 8 0 26। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0। 16 0 39 16 प्लस 0 प्लस 39। अब इनको ऐड कर लीजिए तो हमें ए क्यूब मिल जाएगा। 5 प्लस 16 21 0, फिर 24 प्लस 10 34, 10 प्लस 2 12, 8 15 8 23 26 8 34 0, फिर 39 6 45 55। इस तरीके से ये ए क्यूब मैट्रिक्स निकल करके आया। अब हमें ए स्क्वायर और ए क्यूब मैट्रिक्स की जरूरत है। इन्हें मैं अपनी सुविधा के लिए यहां पर किनारे में लिख ले रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, ए स्क्वायर कितना निकला बच्चों? 508 245 8013। फिर ए क्यूब कितना निकला है? ए क्यूब आया है 21034 12 8 23 34 055। अब आप इसे छाप लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं। छाप लीजिए। अब हमें जो प्रूव करना है उसका हम लेफ्ट पार्ट लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या है बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ए क्यूब अभी निकाल चुके हैं, ये रहा। ए क्यूब की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए क्यूब वाला मैट्रिक्स जो निकल करके आया है वो पुट किए दे रहे हैं। 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ए क्यूब निकल करके आया। माइनस 6a स्क्वायर मैट्रिक्स भी निकाल चुके हैं। कितना? 508 245 8013। फिर प्लस 7a की वैल्यू क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स कितना गिवन है? 102 021 203। फिर प्लस 2i। अब i होता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताया जा चुका है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो। तो अगर यहां पर मैट्रिक्स 3x3 का दिया है तो आपको यूनिट मैट्रिक्स भी 3x3 का ही लेना है, अदरवाइज जोड़ना घटाना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। अगर मान लीजिए यहां पर 2x2 क्लास का मैट्रिक्स ले लेते हैं तो फिर ये एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें 3x3 का ही यूनिट मैट्रिक्स यहां पर लेना है। तो यहां पर यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये कांस्टेंट 6 का यहां पर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर 2 का इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं तो ये हो जाएगा क्या? पहला वाला मैट्रिक्स बिल्कुल यही रहेगा, 21 0 34 12 8 23 34 0 55। फिर सेकंड वाले मैट्रिक्स के बाहर 6 है तो इस 6 को क्या अंदर ले जाना है, किसी को भी बाहर नहीं रखना है, क्योंकि इस समय कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अपने को बाहर कुछ नहीं रखना है, सब अंदर ले जाना है। तो क्या हो जाएगा? 6 × 5 कितना? 30 0 48 12 24 30 48 0 78
7 को भी अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा 7 0 14 0 14 7 14 0 21। 2 को यहां पर अंदर ले जाइए, 2 को जब अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये चारों मैट्रिक्स बन गए मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब ऑर्डर क्या सेम हो। तो यहां पर सबका ऑर्डर 3 × 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना, अब इनको एक साथ हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन किए ले रहे हैं। पहला वाला एलिमेंट है 21, यहां पर माइनस है तो -30 +7 और +2। फर्स्ट एलिमेंट चारों के जोड़ दिया। फिर सेकेंड वाला 0 -0 +0 0 -0 +0 फिर +0। थर्ड एलिमेंट 34 -48 34 -48 +14 +0। 12 -12 +0 12 -12 +0 और +0। सेम बिरादर वाले को जोड़ना या घटाना है बच्चों। फिर 8 -24 +14 +2 8 -24 +14 +2। फिर 23 -30 23 -30 +7 +0। 34 -48 34 -48 फिर 14 और 0। फिर 0 -0 +0 +0 0 -0 +0 +0 55 -78 55 -78 +21 +2। अब इनको सिंपल जोड़ घटाना है, इनको प्लस या माइनस कर लीजिए आप। तो ये हो जाएगा कितना 21 7 28 28 और 2 30 30 -30 कितना 0 0 -0 +0 0 0 आया। 34 और 14 48 48 -48 कितना बच्चों 0। 12 -12 भी 0 हुआ। 8 14 कितना 22 22 और 2 24 24 -4 24 कितना 0। 23 +7 30 30 -30 कितना 0। 34 14 48 48 -48 कितना 0। फिर यहां पर भी 0। फिर 21 और 2 23 और 55 55 और 23 कितना बच्चों 78 78 -78 कितना 0। तो ये आ गया अपना जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। और इसे जीरो से या बड़े ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये राइट हैंड साइड आ गया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड आ गया, और यहीं से ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है, प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में अंतर क्या है, यहां पर मैट्रिक्स ए दिया है, यहां पर भी मैट्रिक्स ए दिया है। इसमें ए स्क्वायर और ए क्यूब दोनों निकालना पड़ा है, और इस वाले क्वेश्चन में अपने को केवल ए स्क्वायर फाइंड करना होगा और ए क्यूब फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इसमें हमें प्रूव करना था और उसमें इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना। जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन में जीरो आया है तो उस वाले क्वेश्चन में भी आपको जीरो ही मिले, आपको करके देखना पड़ेगा। करेंगे तो समझ में बातें आएंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जैसा है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है बच्चों, इफ मैट्रिक्स ए इतना गिवन है, मैट्रिक्स ए आपकी बार 2 क्रॉस 2 का दिया है, एंड आई यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दिया है, अगर ना दिया हो तब भी आपको यही लेना है ना। यूनिट मैट्रिक्स आई 2 क्रॉस 2 का ही लेंगे, क्योंकि यहां पर जो मैट्रिक्स ए दिया है वो 2 क्रॉस 2 का है। फिर बोला गया फाइंड स्मॉल के सो दैट, हमें स्मॉल के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और ऐसी निकालनी है कि ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए माइनस 2i हो। तो यहां पर ए स्क्वायर की जरूरत है, ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है।
आई मैट्रिक्स भी दिया है और हमें ए स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर के ए माइनस 2i करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे मिलेगा? ए स्क्वायर होगा बच्चों कितना? a इंटू ए, जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया गया है। अब ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ए स्क्वायर कितना होगा? a इंटू ए। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है तो यहां पर क्या सबसे पहले चेक करेंगे क्या मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या सेकंड वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा। और मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर कितना होगा? उसका ऑर्डर भी पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, मतलब फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के रो और सेकंड वाले मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर का ए स्क्वायर मिलेगा। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो इसका और इसका फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 3 9 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 इसका फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4। फिर ये वाला एलिमेंट कैसे मिलेगा? पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, तो 4 इंटू 3 कितना? 12, फिर माइनस 8 12 माइनस 8, फिर इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम, तो 4 इंटू माइनस 2 कितना बच्चों? माइनस 8 माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना? प्लस 4। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो 9 माइनस 8 कितना आया बच्चों? 1 माइनस 6 प्लस 4 कितना? माइनस 2 12 माइनस 8 कितना? 4 माइनस 8 प्लस 4 कितना? 4। ये निकल करके आया ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन में गिवन कंडीशन ये है ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करना है। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन से गिवन कंडीशन क्या है कि ए स्क्वायर इक्वल टू है के ए माइनस 2i। ए स्क्वायर अभी अभी निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर लेफ्ट वाला पार्ट निकाल चुके हैं, 1 माइनस 2 4 माइनस 4, के यहां पर कांस्टेंट है। फिर कैपिटल ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i, आई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं 1 0 0 1। ये क्वेश्चन में हालांकि दिया हुआ है, ना भी दिया हो तब भी आपको यही लेना है। अब ये के कांस्टेंट का इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, बाहर नहीं रखना, अंदर ले जाना है। तो अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा? 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k, और यहां पर जो 2 है 2 इसका भी क्या करोगे? अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 0 0 2। अब ये बन गया दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, दोनों के ऑर्डर सेम है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों? 3k माइनस 2, फिर माइनस 2k माइनस 0 तो माइनस 2k होगा, फिर 4k माइनस 2k माइनस 2। अब दोनों तरफ इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो पहले हम 3k माइनस 2 राजा को राजा से इक्वल कर दे रहे हैं। 3k माइनस 2 इक्वल टू कितना हुआ बच्चों? 1। 2 को लेफ्ट साइड ले गए तो 3k बराबर हो गया कितना? 1 प्लस 2, मतलब 3k आया कितना? 3। तो k की वैल्यू आ गई 1, k की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 आ गई। तो माइनस 2k को इक्वेट करोगे किससे बच्चों? माइनस 2 से, मुन्ना को मुन्ना से, तो माइनस 2k इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से कट आ गए, तो k की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 1। यहां से भी k की वैल्यू 1 आई। अगर इस मैट्रिक्स का A21 इस मैट्रिक्स का A21 से कंपेयर करोगे तो 4k बराबर आएगा 4, तो k की वैल्यू यहां से भी 1 आएगी। अब माइनस 2k माइनस 2 से माइनस 4 को कंपेयर करोगे तो यहां से भी k की वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो माइनस 2k माइनस 2 को कंपेयर किया माइनस 4 से, सोहन को सोहन से, मोहन को मोहन से, रमेश को रमेश से, सुरेश को सुरेश से,
तो -2k - 2 इक्वल टू -4, तो -2 के बराबर कितना, -4 + 2, तो -4 + 2 -2 हुआ, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से क्या कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 1। फाइनली चारों जगह से हमें k की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में बोला गया था कि k की वैल्यू फाइंड करिए और वो पाने में हम कामयाब हो गए। तो k की वैल्यू क्या आई, k बराबर आया 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन और थोड़ा आराम से करना है, प्यार से करना है, समझदारी के साथ करना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलों पर बेस्ड है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 का। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट से भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, इफ मैट्रिक्स ए, ये गिवन है, मैट्रिक्स ए दिया है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है, 0 - tan α/2 tan α/2 0, एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई जो है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो 2 क्रॉस 2 का लेना है, हमें ऑर्डर 2/2 का लेना है। सो दैट हमें ये प्रूव करना है कि i + a इक्वल टू i - a cos α - sin α और sin α cos α। ठीक है, करते हैं। तो प्रूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड तक पहुंच जाए, या राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाए, या लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के कुछ दूर तक पहुंचा दें और उतनी ही दूर तक राइट हैंड साइड को लेकर के पहुंचा दें। चलिए कोशिश करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के देखते हैं क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड में है i + a, और i क्या है, यह मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट 0 हो, प्लस ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, 0 - tan α/2 tan α/2 और 0। अब ये हो गया दो मैट्रिक्स का एडिशन, दोनों का ऑर्डर सेम है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 1 + 0 1 हुआ, 0 + tan α/2 तो tan α/2, फिर 0 + tan α/2 तो tan α/2 हुआ, और 1 + 0 तो ये हुआ 1। लेफ्ट हैंड पार्ट इतना निकल करके आया। अब इसी तरीके से हम राइट साइड वाला पार्ट निकालेंगे, और राइट साइड में दो मैट्रिक्स का इनटू है, एक i - a का और दूसरा cos α - sin α sin α cos α वाले मैट्रिक्स का। ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है। ये मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि i यूनिट मैट्रिक्स है और a क्वेश्चन में दिया हुआ मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, तो इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो पहले हम राइट हैंड साइड ना ले करके i - a कैलकुलेट कर ले रहे हैं। i - a देखते हैं कितना आता है, i - a। अभी ये राइट हैंड साइड नहीं है, केवल i - a राइट हैंड साइड में इसकी जरूरत है, तो इसको पहले फाइंड कर ले रहे हैं। तो i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और -a क्वेश्चन में दिया है 0 - tan α/2 tan α/2 और 0। अब ये बन गया दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, दोनों के ऑर्डर सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 1 - 0 1 हुआ, 0 - tan α/2 0 तो प्लस हो जाएगा, tan α/2 हो गया, फिर 0 - tan α/2 तो tan α/2 हो गया, और 1 - 0 1 हो गया, तो i - a हमें मिल गया। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में जो निकला है इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसे अपने सुविधा के लिए मैं यहां पर किनारे में लिख ले रहा हूं, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया है 1 - tan α/2 tan α/2 1, और i - a की वैल्यू इतनी आ चुकी है, i - a मैट्रिक्स ये निकल करके आ चुका है। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों, i - a cos α - sin α sin α cos α। i - a मैट्रिक्स अभी अभी निकाला, कितना आया, 1 tan α/2 tan α/2 और 1, फिर cos α - sin α sin α cos α।
अब ये बन गया दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या यहां पर होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आने वाला है, राइट हैंड साइड का जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसका ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम। तो ये क्या मिलेगा? 2x2 का मैट्रिक्स बनने वाला है, 2x2 का। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो ये कितना आएगा? 1 इंटू cos अल्फा tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा। फिर फर्स्ट रो इसका और इसका सेकेंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा, फिर tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। ये आया। अब इसी तरीके से सेकेंड रो इसका पहले वाले मैट्रिक्स का और इसका फर्स्ट कॉलम, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा, माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, तो साइन अल्फा हो गया ये। फिर इसका सेकेंड रो और इसका सेकेंड कॉलम, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा का इंटू साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, फिर 1 इंटू cos अल्फा। ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड इतना निकल करके आया है यहां तक पहुंचाएं। यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले में, जो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, उन्हें हमें अपने को याद होना चाहिए, बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। और वो फार्मूले हमें रात में नहीं दिन में भी याद होने चाहिए, क्योंकि बच्चों एग्जाम जो है दिन में होता है ना कि रात में। कुछ लोग बोलते हैं सर रात भर हम जगते हैं, हमें तो सारे फार्मूले रात में याद हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता है तब हम फार्मूले भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोगों का एग्जाम दिन में होता है ना कि रात में। तो रात में याद है, बहुत अच्छी बात है, दिन में भी हमें सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के याद होने चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के पहले सोचते हैं क्या क्या है। यहां पर cos अल्फा है, यहां पर भी cos अल्फा है, प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 है, साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, दोनों जगह सेम टर्म है, सेम। इसका मतलब अगर मैं इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं इसको A11 बोलता हूं, A11, ये A11 है और ये A22 है, तो A11 और A22 दोनों बराबर निकल करके आने वाले हैं। अब यहां देखिएगा माइनस साइन अल्फा, यहां प्लस साइन अल्फा है, यहां प्लस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा है और यहां पर माइनस tan अल्फा बाई 2 cos अल्फा है। तो ये माइनस साइन अल्फा, ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहां पर किसी एक टर्म को अपन सॉल्व कर लेंगे और उसका निगेटिव दूसरी जगह लिख लेंगे। यहां पर एक दूसरे के ये निगेटिव हैं, तो किसी एक को सॉल्व कर लेंगे और दूसरे को बिल्कुल उसी तरीके से लिख लेंगे। ये क्या एलिमेंट होगा? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये क्या होगा? A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर हम A11 और A22 को एक साथ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि A11 और A22 दोनों की वैल्यू इक्वल है, और A12 और A21 दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लेंगे और उसका निगेटिव A12 मान लीजिए सॉल्व करते हैं तो A21 इसका निगेटिव होगा, या A21 को सॉल्व करते हैं तो A21 का निगेटिव A12 होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। A11 और A22 दोनों एक ही हैं, अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं। ये काम आपको फेयर में ही करना है। A11 बोलो या A22 बोलो, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि यहां पर दोनों इक्वल हैं। ये क्या है? cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है वो देखिए हाफ एंगल में है, अल्फा बाई 2 में, तो यहां पर भी कोशिश करिए अल्फा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की। और वो कन्वर्ट कैसे करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले से, जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले ये रहे, आपको याद होना चाहिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा आपने पढ़ा था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
और cos 2 थीटा, cos 2 थीटा आपने पढ़ा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन्हीं दोनों फार्मूलों की हेल्प लेंगे। तो cos अल्फा को क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। जब यहां पर 2 थीटा है तो यहां हाफ एंगल आता है थीटा, 2 थीटा है तो थीटा थीटा आता है, और जब यहां अल्फा है तो हाफ एंगल अल्फा बाई 2 आएगा। तो cos अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख देते हैं। तो cos अल्फा की जगह लिख लिया cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर प्लस tan अल्फा बाई 2। tan अल्फा बाई 2 को बच्चों क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2। साइन अल्फा के लिए ऊपर वाला फार्मूला देखिए, साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा cos थीटा लिखते हैं। तो साइन अल्फा को क्या लिखेंगे, 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। यहां 2 थीटा है तो यहां हाफ एंगल थीटा थीटा आए हैं, तो यहां पर अल्फा है तो हाफ एंगल अल्फा बाई 2 आएंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2। अब यहां से cos अल्फा बाई 2 और cos अल्फा बाई 2 क्या कटकटाएंगे। अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 2 साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 कितना, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये आ गया cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। और इसमें तो आपको महारत हासिल है, लगभग हर एक लेक्चर में इसकी जरूरत हमें पड़ रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना, 1। साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां पर अगर दोनों सेम एंगल है, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये दोनों होंगे कितना, सम करने पर 1 आएगा। तो a11 और a22 दोनों की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसी तरीके से हम a12 को सॉल्व कर ले रहे हैं, और a12 का जो आएगा वो निगेटिव a21 होगा। तो a12 को निकाल ले रहे हैं, a12 कितना आएगा बच्चों, a12 हमारा क्या है, माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू cos अल्फा। अब साइन अल्फा को इसी फार्मूले से क्या लिखेंगे, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा बाई 2, फिर प्लस tan अल्फा बाई 2। tan अल्फा बाई 2 को क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। cos अल्फा को क्या लिखेंगे इस फार्मूले से, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब ये जो साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 का इंटू इसमें भी होगा और माइनस इसमें भी होगा, करते हैं। तो ये आएगा कितना, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, साइन अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2, फिर यहां पर भी इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, जब इसका यहां मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा बाई 2 और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, साइन क्यूब अल्फा बाई 2 हो जाएगा, साइन क्यूब अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 और साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन अल्फा बाई 2 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में होगा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2, cos अल्फा बाई 2 ये आया। अब इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, फिर cos अल्फा बाई 2 से एक cos अल्फा बाई 2 कैंसिल होगा, तो ये हो गया प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 और माइनस साइन क्यूब अल्फा बाई 2 अपान cos अल्फा बाई 2। समझ रहे हैं बच्चों, आराम से करना है, प्यार से।
अब ये -2 sin α/2 cos α/2 प्लस sin α/2 cos α/2 को क्या लिख सकते हैं, माइनस sin α/2 cos α/2, तो माइनस sin α/2 cos α/2, -2 sin α/2 cos α/2 प्लस sin α/2 cos α/2 हो गया माइनस sin α/2 cos α/2, माइनस sin क्यूब α/2 अपान cos α/2। फिर इन दोनों जगह से माइनस sin α/2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाए माइनस sin α/2 जब हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos α/2 और माइनस कॉमन हो चुका तो यहां हो जाएगा प्लस, sin α/2 कॉमन हो चुका तो यहां हो जाएगा sin स्क्वायर α/2 अपान cos α/2। अब बच्चों इतना छाप लीजिए, स्पेस थोड़ा सा कम है तो इतना छाप लीजिए, इसके आगे फिर करते हैं, छापिए। अब यहां से करना है a12 आया हमारा माइनस sin α/2 फिर cos α/2 प्लस sin स्क्वायर α/2 अपान cos α/2, तो यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा, cos α/2, और ये cos α/2 का यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर α/2, cos स्क्वायर α/2 प्लस sin स्क्वायर α/2। ओके, अब sin स्क्वायर α/2 प्लस cos स्क्वायर α/2 कितना हो गया 1, तो ये आ गया कितना माइनस sin α/2 इंटू 1 अपान cos α/2, तो ये हो गया sin α/2 अपान cos α/2 कितना tan α/2, तो माइनस tan α/2, ये a12 निकल करके आया। इसी तरीके से अपन ने देखा था a21 क्या था, a12 का निगेटिव, a12 जो निकला है उसी का निगेटिव है, तो a21 होगा कितना प्लस tan α/2। अब इस तरीके से राइट हैंड साइड पार्ट को जहां तक हमने सॉल्व किया था उसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के नाम दे दिया था a11, a12, a21, a22। तो अब हम फिर से राइट हैंड साइड को कंटिन्यू लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या था, a11 को अपन ने अलग से सॉल्व करके देखा था, वो मैंने डिलीट कर दिया, वो आया था 1, और a12 कितना निकला है माइनस tan α/2। फिर a21 कितना आया है tan α/2, और a22 कितना आया है a11 के बराबर 1। तरीके से ये हमारा प्रूफ हो गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और ये दोनों हमारे निकल करके आए हैं कितने 1 माइनस tan α/2 और 1, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, हेंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस अपने आप में इंप्रूव्ड होते जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के होते जा रहे हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, पर ऐसे क्वेश्चन देख करके ज्यादातर बच्चों का सर चकराने लगता है। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को, उसको समझने की कोशिश करिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पूरी तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि समझाने की आपको समझ में आए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज हैं, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज हैं और 2 बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करता है। किसी को 30,000 में मान लीजिए 12,000 दे दिया तो दूसरे को 18,000 देगा, है ना। किसी एक को जो है 17,000 दे दिया तो दूसरे को जो है 13,000 देगा। तो 30,000 रुपीज को 2 बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करता है। फिर इसके बाद क्या लिखा, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, और पहला वाला बॉन्ड जो है उसको पर ईयर 5% इंटरेस्ट देता है। जितना फर्स्ट बॉन्ड को वो पैसा देगा, रुपए देगा, उसका 5% जो है उसका इंटरेस्ट देगा, और सेकंड बॉन्ड वाला उसे 7% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करता है पर ईयर। फिर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 एमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो 30,000 रुपीज को ट्रस्ट फंड जो है 2 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स में कैसे डिवाइड करेगा,
कितना कितना में डिवाइड करेगा वो हमें बताना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके। इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹18। इसके दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप लोग करेंगे। मान लीजिए मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं तो आप सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ, अब ये 30,000 रुपीज को ऐसे पे करना है, दो बॉन्ड्स में ऐसे देना है कि उसका इंटरेस्ट जो है एन एनुअल का मतलब एक साल में 1800 रुपए मिले, ठीक है। और सेकंड पार्ट में एक साल में 2000 रुपए मिले। तो पहला वाला पार्ट हम करते हैं, सेकंड वाला पार्ट आप लोग करेंगे, ठीक है। ये तो रही क्वेश्चन की लैंग्वेज। आसान शब्दों में ट्रस्ट फंड को मान लीजिए क्या, राम मान लिया समझाने के लिए। राम के पास 30,000 रुपीज हैं। और फर्स्ट फंड हो गया कौन, श्याम। फर्स्ट फंड हो गया श्याम को मान लीजिए राम जो है कुछ रुपए देता है और श्याम उसको जो है सालाना 5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देता है। और फिर सेकंड फंड मान लीजिए क्या है, मोहन। सेकंड बॉन्ड जो है मोहन है, सेकंड बॉन्ड मोहन है। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमें सॉल्व करके बताना है कि 30,000 रुपीज को श्याम को कितना दिया जाए और मोहन को कितना दिया जाए कि हमें इंटरेस्ट जो है सालाना 1800 रुपए मिले। तो एक सिंपल तरीका आप अपनाते थे छोटी क्लास में, उस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। पहले आसान तरीका देखिएगा। मान लीजिए राम के पास कितने रुपए हैं, राम मतलब ट्रस्ट फंड, राम के पास कितने रुपए हैं, 30,000 रुपीज। अब ये दो बॉन्ड्स को, फर्स्ट बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड का मतलब कौन, मोहन, और फर्स्ट बॉन्ड का मतलब श्याम को 30,000 रुपीज में वो कुछ देता है, मान लीजिए कितना, x रुपए देता है। तो सेकंड बॉन्ड का मतलब मोहन को कितना देगा वो, उसके पास राम के पास कितने रुपए हैं, 30,000, जिसमें से श्याम को दे देता है x रुपए, तो मोहन को देगा 30,000 माइनस x रुपए। अब साल भर में राम श्याम को दिया x रुपए और मोहन को दिया 30,000 माइनस x रुपए। अब श्याम उसको 5% के हिसाब से इंटरेस्ट लौटाता है, तो x का कितना, 5%, ये इसका इंटरेस्ट रेट है 5%। श्याम जो है 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देता है और मोहन कितना देता है, 7% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट, 7% के हिसाब से। अब दोनों जब इंटरेस्ट देंगे, ये श्याम 5% और मोहन 7% के हिसाब से इंटरेस्ट देता है, तो जो इनका इंटरेस्ट मिलेगा साल भर में, एन एनुअल लिखा है, एन एनुअल का मतलब साल भर में, एक साल में इंटरेस्ट जो मिलता है उसे 1800 रुपए मिलना चाहिए। तो श्याम को कितना पैसा दे और मोहन को कितना पैसा दे, हमें ये निकालना है। तो इंटरेस्ट का आपने फार्मूला पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट का, छोटी क्लास में क्या पढ़ा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये आपने फार्मूला पढ़ा है, जिसे हम सिंपल हिंदी के लैंग्वेज में बोलते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब प्रिंसिपल इसने कितना दिया, x रुपए। रेट कितना है श्याम को देने का, 5, तो 5% इंटू टाइम कितने के लिए, 1 साल के लिए, डिवाइडेड बाई कितना, 100। ये तो हो गया इंटरेस्ट कौन सा, जो श्याम देगा, किसको, राम को। x रुपए राम ने श्याम को दिया तो इतना उसको इंटरेस्ट मिलेगा। मोहन कितना, मोहन के पास कितना पैसा मिला है, 30,000 माइनस x
कितने इंटरेस्ट के हिसाब से ये इंटरेस्ट देगा? 7% के हिसाब से। टाइम कितना? 1 ईयर का, डिवाइडेड बाई 100। और कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए टोटल? 1800 रुपए। ये राम से मिलने वाला, सॉरी श्याम से मिलने वाला इंटरेस्ट है और ये मोहन से मिलने वाला इंटरेस्ट है, और ये दोनों इंटरेस्ट का सम 1800 रुपए होना चाहिए। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो मतलब श्याम को मिलने वाला पैसा आ जाएगा, उससे 30,000 माइनस x कर देंगे तो मोहन को मिलने वाला इंटरेस्ट आ जाएगा। तो x इंटू 5, ये हो गया 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस 7 माइनस x इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 बराबर आ गए 1800। इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, मैट्रिक्स मेथड से अपन करते हैं। पहले उसके पहले आसान तरीका जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं उससे समझिएगा। फिर 100 का इधर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 5x प्लस 7 का यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 का दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और फिर 4 0 माइनस 7x इज इक्वल टू, ये 100 को दोनों तरफ से 100 एलसीएम आएगा और इसे राइट साइड ले जाते हैं तो ये आ जाएगा कितना? और 5x माइनस 7x कितना? माइनस 2x। फिर इसको राइट साइड ले जाइए तो 1840 माइनस 2140। अब ये आ गया कितना? माइनस 340। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15,000 रुपीज। 15,000 रुपीज मतलब श्याम को मिलेगा कितना? 15,000 रुपीज। ये श्याम को मिलने वाला पैसा हो गया। और मोहन को कितना देगा राम? 30,000 माइनस x। 30,000 माइनस x, तो x की वैल्यू कितनी आई है? 15,000। तो 30,000 माइनस 15,000, तो ये कितना आ गया बच्चों? 15,000 रुपीज। मतलब राम श्याम को और मोहन को दोनों को 15,000 रुपीज देगा, और श्याम जो है उसे 5% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा और मोहन जो है उसे 7% के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। तो टोटल इंटरेस्ट जो है राम को 1800 रुपीज मिलेंगे। अब इसी को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करेंगे करते हैं, देखिएगा। आसान सा है, समझने की कोशिश करिएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, बाय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक से, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से। सबसे पहले हम ट्रस्ट फंड 30,000 रुपीज का जो है उसे दो डिफरेंट बांड्स में, एक में मान लेते हैं x रुपीज देगा और दूसरे में 30,000 माइनस x रुपीज देगा। तो इन्वेस्टेड लेट ट्रस्ट फंड इन्वेस्टेड x रुपीज in first bond and 30,000 minus x, 30,000 minus x rupees in second bond. सेकेंड बॉन्ड हमने मान लिया कि जो ट्रस्ट फंड के पास 30,000 रुपीज हैं उसमें से x रुपीज जो है फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है और 30,000 माइनस x रुपीज जो है सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब हमें टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1800 इंटरेस्ट मिलना चाहिए 1800 रुपीज। अब 1800 रुपीज को अगर मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे। अब देखिएगा बच्चों, ये आ रहा है 1/1 क्लास का मैट्रिक्स, 1/1 का मैट्रिक्स। तो यहां पर हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसा करना है कि जो उसका फाइनल रिजल्ट आए वो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स का ऑर्डर का निकल करके आना चाहिए। तो अब एक बॉन्ड को कितना रुपीज दिया है? x रुपीज, और दूसरे को दिया है 30,000 माइनस x रुपीज। तो जो रुपए दिया है ट्रस्ट फंड बॉन्ड को, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं x 30,000 माइनस x। अब दिक्कत ये होगी कि कुछ लोग सोचेंगे कि सर इसको रो में क्यों लिखा है, कॉलम में क्यों नहीं लिखा। थोड़ी देर में बातें क्लियर होंगी। तो ट्रस्ट फंड ने एक बॉन्ड को दिया है कितना?
x रुपीज और दूसरे बॉन्ड को दिया है 30,000 माइनस x रुपीज। अब जो इंटरेस्ट मिलता है पहला वाला बॉन्ड कितना 5% का इंटरेस्ट दे रहा है और दूसरा वाला बॉन्ड जो है 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, तो 5% और 7% ये रहा। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसे हमने रो में क्यों लिखा और इसे कॉलम में क्यों लिखा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 1/2, इसका ऑर्डर 1/2 है, मतलब इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/1, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो 1/1 का आना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो इक्वल हो। तो ये 2 और 2 इक्वल है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यहां दोनों जगह होगा। और फाइनल रिजल्ट जो ये मिला है वो पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर पहले वाले मैट्रिक्स में रो 1 है और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कॉलम 1 है, तो मतलब 1 × 1 का मैट्रिक्स आएगा, इसलिए हमने इसे ऐसा लिखा है। अगर मान लीजिए इस वाले मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिख देता हूं, समझिएगा, ये मिटा दूं, पहले वाले मैट्रिक्स को ऐसा लिखता हूं x 30,000 माइनस x, और इस वाले मैट्रिक्स को ऐसा लिखता हूं, है ना, तो ये आ जाएगा कितना 5 7। तो ये है कितना 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। और यहां पर कितना है 1 रो है और 2 कॉलम है। तो यहां पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो होगा, पहले वाले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो होगा, लेकिन जो इसका रिजल्ट मिलेगा वो आएगा क्या 2 × 2 का आएगा, जबकि यहां पर हमारा रिजल्ट 1 × 1 का है। इसलिए यहां पर अपन पहले वाले मैट्रिक्स को रो में लिखेंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स को कॉलम में लिखेंगे। इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए। थोड़ा आराम से देखेंगे, समझेंगे प्यार से, तो समझ में बातें क्लियर होंगी। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चों का सर बहुत चकराता है, तो आराम से समझने की कोशिश करिए, सारी चीजें क्लियर होंगी। अब इसके बाद एक्चुअल में हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई क्यों किया, दिस इज इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल है जो श्याम और मोहन को दिया गया है, फर्स्ट बॉन्ड और सेकेंड बॉन्ड को दिया गया है, वो प्रिंसिपल है। और इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम क्या है, टाइम कितना है 1 साल का, तो वहां पर अपन ने टाइम का मल्टीप्लाई नहीं किया है, प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू टाइम, डिवाइडेड बाई 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि 5% का मतलब ही है 5/100 और 7% का मतलब ही है 7/100, तो अपान का 100 अपने आप यहां पर हो जाएगा। कैसे, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब तो रो इंटू कॉलम, तो x इंटू 5% प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% इक्वल टू 1800, ये आया। ओके, ये भी 1/1 का मैट्रिक्स बनेगा इधर साइड, और इधर साइड भी 1/1 का मैट्रिक्स है। अब 5% को हम क्या लिखेंगे 5/100, तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100। और फिर जैसे आपको सॉल्व करके दिखाया गया है बिल्कुल उसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल वही चीज बन गई जो अभी सिंपल तरीके से बताया गया है। तो यहां से x की वैल्यू निकाल करके आएगी कितनी 15,000 रुपीज, मतलब फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 रुपीज इन्वेस्ट किया जाएगा। और सेकंड बॉन्ड कितना है 30,000 माइनस x रुपीज का, तो ये हो गया फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किया गया मनी फर्स्ट बॉन्ड में। और सेकंड बॉन्ड में कितना निकल करके आएगा, सेकंड बॉन्ड में आएगा 30,000 माइनस x, तो ये हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000, तो ये आएगा कितना। तो इस तरीके से जो ट्रस्ट है वो दोनों बॉन्ड में 15,000 रुपीज इन्वेस्ट करेगी, जिससे उसे इंटरेस्ट टोटल 1,800 रुपीज मिलेगा। तो देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल टू
15,000 रुपीज और इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड, ये भी कितना 15,000 रुपीज। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। अब इसका सेकंड पार्ट आप खुद करने की कोशिश करिएगा और सेकंड पार्ट आसान है, जैसा फर्स्ट पार्ट कराया गया है बिल्कुल वैसे सेकंड पार्ट करिएगा, आपसे बनना चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 जैसा ये क्वेश्चन नंबर 20 भी है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है और ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। आसानी से पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। द बुक्स शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। एक कोई बुक शॉप वाला होगा, दुकानदार जो बुक्स बेचता है ना, और किसी पर्टिकुलर स्कूल की बुक्स वो रखता है जिसमें 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 डजन फिजिक्स की बुक्स हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। आगे क्या है, दियर सेलिंग प्राइसेज आर 80 रुपीज, 60 रुपीज एंड 40 रुपीज ईच रेस्पेक्टिवली। केमिस्ट्री की बुक, एक बुक जो है 80 रुपीज की सेल करता है और 60 रुपीज की फिजिक्स की बुक सेल करता है और 40 रुपीज की इकोनॉमिक्स की बुक सेल करता है एक बुक, है ना। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का मीनिंग मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब का यूज करके आपको कितना टोटल अमाउंट जो है बुक शॉप वाला जो है रिसीव करेगा, जिससे सारी बुक्स जो है वो बेच लेगा। सारी बुक्स बेचने में उसे कितना अमाउंट मिलेगा ये निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो बिना मैट्रिक्स मेथड के अपन समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसी चीज को जो है मैट्रिक्स मेथड में अप्लाई करेंगे। बुक सेलर के पास केमिस्ट्री की बच्चों कितनी बुक्स हैं, 10 डजन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 10 डजन, और 1 डजन मीन्स 12, तो 10 डजन मीन्स 120 बुक्स जो है उसके पास केमिस्ट्री की हैं, 120 बुक्स केमिस्ट्री की हैं। फिर 8 डजन फिजिक्स की बुक्स हैं, तो फिजिक्स की कितनी बुक्स हैं, 8 डजन, 8 डजन मीन्स 8 इंटू 12, 96 बुक्स हैं। केला की दुकान वाले के पास 1 दर्जन केला लेने गए और वो 1 दर्जन केला में 12 की जगह 11 केला दे दिया ना, तो उसमें गोलियां चल जाती हैं। वहां पर आपको मालूम है कि 1 दर्जन केला का मतलब 12 केले, है ना। तो 8 डजन का मतलब 8 इंटू 12, 96 बुक्स हुई। अब इकोनॉमिक्स की बुक कितनी है, इकोनॉमिक्स की बुक्स, इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं कितनी, 10 डजन, और 10 डजन का मीनिंग हुआ कितना, 10 इंटू 12 मतलब 120 बुक्स जो है उसके पास इकोनॉमिक्स की हैं। 10 डजन केमिस्ट्री की हैं, 8 डजन फिजिक्स की हैं और 10 डजन इकोनॉमिक्स की हैं। अच्छा, अब पर बुक ईच बुक का, इसका पहले वाले का केमिस्ट्री वाले का कितना रेट है, 80 रुपीज पर बुक। फिर फिजिक्स वाले का कितना है, 60 रुपीज पर बुक, और इकोनॉमिक्स का कितना है, 40 रुपीज पर बुक। और हमसे बोला गया है कि टोटल अमाउंट निकालिए जो बुक सेलर जो है रिसीव करेगा सारी बुक्स, जिससे उसकी बिक जाए, सारी बुक्स बिक जाए तो उसको कितना अमाउंट मिलेगा वो निकालना है। टोटल अमाउंट हमें निकालना है बच्चों, तो टोटल अमाउंट जो आएगा वो 1x1 का मैट्रिक्स होगा। कैसे, बुक सेलर को मान लीजिए 50,000 रुपए की बुक्स बिकेंगी उसकी, या 48,000 रुपीज की बुक्स बिकेगी, है ना, बुक सेल करेगा, या 38,000, तो 38,000 40,000 जो भी हो अमाउंट, वो एक संख्या होगी, तो उससे जो मैट्रिक्स बनेगा वो 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। अब इधर साइड हमारे पास है नंबर ऑफ बुक्स और पर बुक का रेट, है ना। तो नंबर ऑफ बुक्स और पर बुक का रेट का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट बुक सेलर को कितना मिलेगा वो मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी कितनी है, केमिस्ट्री की है 120,
फिजिक्स की है 96 और इकोनॉमिक्स की है 120। समझिएगा, इसे हमने रो वाइज क्यों लिखा, रो में क्यों लिखा है ना, थोड़ी देर में समझ में आएगा। यही ट्रिक जो है हमने क्वेश्चन नंबर 19 में भी अप्लाई किया था। अब पर बुक का रेट कितना है, केमिस्ट्री का है 80 रुपीज, फिजिक्स का है 60 रुपीज और इकोनॉमिक्स का है 40 रुपीज। इसको हमने कॉलम वाइज क्यों लिखा, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए। ये तभी ये ऐसा हमने इसलिए लिखा ताकि ये टोटल अमाउंट का जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 1x1 का मिलना चाहिए। अब यहां देखते हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर 1x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है और ये वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x1 है, तो यहां पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि यहां पर 3 कॉलम्स हैं पहले वाले मैट्रिक्स में और दूसरे वाले मैट्रिक्स में 3 रोज हैं। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम, तो 1x1 का मिलेगा। इसीलिए फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने रो वाइज लिखा है और सेकेंड वाले मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लिखा है। अगर इसी का उल्टा करके देखेंगे, इसको अगर कॉलम वाइज लिखते हैं और इसको रो वाइज लिखते हैं तो फिर ये टोटल अमाउंट का जो मैट्रिक्स है ये 1 by 1 का नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 में अपन समझा चुके हैं। अब इन दोनों का कुल मिलाकर के मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो यहां से अपने को टोटल अमाउंट बुक सेलर को कितना रिसीव करेगा वो आ जाएगा रिजल्ट। तो कैसे, रो कॉलम, तो रो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, 0 0 डबल 0 हो गए और 96 12 8 जा 96, फिर यहां आएगा कितना 0 6 6 जा 36, 3 6 9 जा 54 और 3 57, फिर 48 डबल 0। अब इसे और सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा कितना 0 0 0 60, फिर 8 8 7 15 15 और 15 और 6 21 2 2 4 6 6 5 11 11 9 20, तो 20,160 रुपीज टोटल अमाउंट बुक सेलर को मिलेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप लोगों के सामने दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, ये दोनों लास्ट क्वेश्चन हैं और यहां से एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होता है। दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपके अलजेब्रा मैट्रिसेस के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं। कब दो मैट्रिक्स का एडिशन होता है, कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये सारे पॉइंट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हैं, तो तब जाकर के ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। कोशिश करिएगा और जिनका बेसिक क्लियर नहीं है वो पिछली वीडियो देखें। बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल करने के पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर न्यूमेरिकल में आए, उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z, कैपिटल W एंड कैपिटल P आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x n, 3x k, 2x p, n×3 एंड p×k रेस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कुछ कैपिटल X जो है 2x n का ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे, और कैपिटल Y क्या है 3x k ऑर्डर का मैट्रिक्स है, कैपिटल Y 3x k ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर इसके बाद कैपिटल Z मैट्रिक्स क्या है 2x p ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2x p, और फिर इसके बाद W क्या है n×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है n×3 ऑर्डर का, और P क्या है कैपिटल P क्या है स्मॉल p क्रॉस स्मॉल k। ये जो इधर लिखे हैं ये स्मॉल लेटर में है, स्मॉल p क्रॉस k रेस्पेक्टिवली। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 21 और 22 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने को करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट p y प्लस w y विल बी डिफाइंड आर। हमें n k और p में क्या रिस्ट्रिक्शन होंगे जिससे p y प्लस w y डिफाइंड हो। p y
प्लस डब्ल्यू वाई का मैट्रिक्स की वैल्यू निकल करके आए, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई सॉल्व करने पर कुछ रिजल्ट दे तो डिफाइन हो, तो हमें पी एन के और पी में क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, क्या चीजें होंगी वो अपने को देखना है। तो कैपिटल पी कैपिटल वाई प्लस डब्ल्यू कैपिटल वाई। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स है कैपिटल पी और दूसरा मैट्रिक्स है कैपिटल वाई। यहां पर भी दो मैट्रिक्स हैं, कैपिटल डब्ल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स कैपिटल वाई। फिर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा और इन दोनों के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। सोचने की समझने की कोशिश करिएगा। अब कैपिटल पी वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी क्रॉस के, स्मॉल पी क्रॉस स्मॉल के, और कैपिटल वाई वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है क्या, 3 क्रॉस के। तो पहले तो आप यहां से रिजल्ट सोचने की कोशिश करिएगा। कैपिटल पी और कैपिटल वाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब पहले वाले मैट्रिक्स कैपिटल पी के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे। पहली बात क्या समझ में आई, जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज की वैल्यू बराबर होगी, तब जाकर के ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। तो कैपिटल पी और कैपिटल वाई का मल्टीप्लाई, कैपिटल पी मैट्रिक्स और कैपिटल वाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब के की वैल्यू 3 के बराबर होगी। तो एक रिजल्ट तो हमें ये मिल गया, के बराबर 3 होगा। अब फिर यहां पर देखिएगा डब्ल्यू और कैपिटल वाई है, प्लस डब्ल्यू और कैपिटल वाई। डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 3 और y मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 के। तो यहां पर पहले वाला मैट्रिक्स W है और दूसरा वाला मैट्रिक्स कैपिटल Y है। तो यहां पर पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज क्या इक्वल होने चाहिए, तो यहां पर ऑलरेडी इक्वल है, तो यहां से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक केवल हमें एक रिजल्ट मिला, k = 3। अब देखिएगा, अब यहां से जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, कैपिटल पी और कैपिटल वाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें पहले वाले मैट्रिक्स के रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के ऑर्डर का रिजल्ट आएगा। मतलब जो पी वाई मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पी क्रॉस के का फर्स्ट वाला मैट्रिक्स ये निकल करके आएगा। इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से जो ये पी वाई मैट्रिक्स बनेगा उसमें नंबर ऑफ रोज स्मॉल p होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स स्मॉल k होंगे। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट WI का आएगा वो क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स W के नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स कैपिटल Y के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जो WI मैट्रिक्स प्रोडक्ट करने के बाद एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगा, उसमें नंबर ऑफ रोज स्मॉल n होंगे और कॉलम्स जो है स्मॉल k होंगे। अब फिर सुनिएगा, अब दो मैट्रिक्स का ये एडिशन हो गया जिसमें से पहला वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर p क्रॉस k है और दूसरा वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस k है। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन आपको क्या सिखाया गया, कब होते हैं दो मैट्रिक्स का एडिशन, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तभी मैट्रिक्स का एडिशन होता है ना। तो यहां पर k तो सेम है, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी, n के बराबर होगी, तो p बराबर n होगा। तो यहां पर कौन सी कंडीशन, ए कंडीशन जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, तो आंसर ए सही है। फिर समझिएगा बच्चों, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कैपिटल P इंटू कैपिटल Y मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो कैपिटल P मैट्रिक्स का ऑर्डर P क्रॉस K है और कैपिटल Y मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस K है। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो यहां पर पहले वाले मैट्रिक्स में K है और दूसरे वाले मैट्रिक्स का रोज 3 है, तो मतलब K की वैल्यू कितनी, 3 के बराबर होगी। अब यहां आ जाते हैं W और Y मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब W वाले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और Y वाले मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल हो। तो यहां पर दोनों जगह 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब
अब इसके बाद जब P और Y मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के बाद एक रिजल्ट मिलेगा पी वाई मैट्रिक्स का, तो पी वाई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज क्या होंगे, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब पहले वाले मैट्रिक्स में रोज कितनी है, स्मॉल p, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, स्मॉल p। तो मतलब पहला वाला पी वाई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा p क्रॉस k, और W और Y मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने पर जो W इंटू वाई मैट्रिक्स का एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मतलब इसका ऑर्डर आएगा n क्रॉस k के। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या, सेम हो। तो यहां पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कब सेम होगा, जब ये दोनों सेम होंगे, P क्रॉस के n क्रॉस के सेम होंगे। तो यहां पर कॉलम की संख्या तो दोनों मैट्रिक्स में सेम है, तो रो की संख्या भी सेम होनी चाहिए, तभी इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा। मतलब P की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से ऑप्शन क्या, A निकल करके आया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है बच्चों, इफ n बराबर p, यहां पर बोला गया है कि स्मॉल n और स्मॉल p बराबर है, देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स दिस, तो 7 कैपिटल X माइनस 5 कैपिटल Z, इस मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब ध्यान से सुनिएगा फिर से बच्चों, 7 कैपिटल X, कैपिटल X मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n। अब कैपिटल X मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, तो 7 मैट्रिक्स का, जब मैट्रिक्स के अंदर अपन 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑर्डर का चेंज नहीं होता। जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन अपन करते हैं, स्केलर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो उससे मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता। तो कैपिटल X मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस n है, तो 7 कैपिटल X मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस n होगा। अब माइनस 5Z, Z मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस p, तो 5Z मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस p होगा। फिर वही कहानी, Z मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस p है, तो 5Z मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस p होगा। अब दोनों का सब्ट्रैक्शन है, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का क्या, ऑर्डर सेम हो। तो यहां पर 2 क्रॉस n और n क्रॉस 2 क्रॉस p ये दोनों सेम होने चाहिए। Z मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस p है, 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p ये दोनों सेम होना चाहिए। तो यहां पर n की वैल्यू p बराबर दी ही है, तो n बराबर p है। अब इन दोनों का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, वही रिजल्टेंट मैट्रिक्स एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर वही ऑर्डर मिलता है। तो मतलब जो सब्ट्रैक्शन करने पर जो आएगा उसका भी ऑर्डर या तो 2 क्रॉस n होगा या तो 2 क्रॉस p होगा, और यहां पर n और p की वैल्यू बराबर है, तो या तो 2 क्रॉस n होगा या 2 क्रॉस p होगा, जबकि यहां पर बोला गया है कि n बराबर p है। तो इसका मतलब अब आप देखिए इसमें p क्रॉस 2 नहीं हो सकता, पहले तो यहां पर नंबर ऑफ रोज 2 मिलेंगी, तो 2 क्रॉस ये वाला सही है ना, और यहां पर 2 क्रॉस n भी हो सकता है और 2 क्रॉस p भी हो सकता है, क्योंकि n की वैल्यू p के इक्वल दिया गया है इसमें। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, B, आंसर B सही है। इस तरीके से बच्चों हमने आज NCERT बुक का एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट किया, और अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।